एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इन इंडिया। ठीक है, संवैधानिक बॉडीज़ जो हमारे संविधान के अंदर दी गई हैं। ठीक है, तो क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, संवैधानिक बॉडीज़ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ उन्हें कहते हैं जो हमारे संविधान के अंदर लिखी हुई हों। अगर हमें उनमें कोई चेंज लाना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहली बॉडी के बारे में, ठीक है, तो हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो अटॉर्नी जनरल हमारा जो है वो हमारे संवैधानिक बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, देखिए आपको इनके नाम तो याद रखने कि यार संवैधानिक कौन कौन सी होती हैं। अटॉर्नी जनरल हुआ आपका, यूपीएससी हुआ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ आपका। तो ये सब आपको याद रखना है कि यार कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी नहीं होती। ठीक है, वो जो नहीं होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे जो होती हैं। देखिए कौन कौन सी होती हैं। अटॉर्नी जनरल जो आर्टिकल 76 के अंदर आता है। ठीक है, इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। इससे आगे अपॉइंटमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको पावर कैसी मिलती है? इसको पावर मिलती है एक एमपी के बराबर की पावर मिलती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसके बराबर की। राइट ऑफ द ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, ये किसी भी कोर्ट में किसी भी केस की सुनवाई में जाके डायरेक्ट बैठ सकता है, किसी जो इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर। ठीक है, तो इसको सबकी परमिशन होती है। कैन अटेंड बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, बट नॉट एंटाइटल्ड राइट टू वोट। देखिए, ये हमारे पार्लियामेंट की बैठक में भी जाके बैठ सकता है। अगर कोई सिटिंग पार्लियामेंट हो रही है, जॉइंट सिटिंग, उसमें भी बैठ सकता है, पर इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, ये था हमारा अटॉर्नी जनरल। उसके बाद होता है हमारा सीएजी। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर इसकी हम बात करें तो ये आर्टिकल 148 के अंदर आते हैं। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर्स का होता है या फिर 65 ईयर्स का होता है। अब इसमें से कोई भी पहले आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए वो चुन लिए गए और उनके 65 साल पहले ही हो गए, 6 साल होने से पहले ही, तो वो रिटायरमेंट हो जाएगा उनका। रिमूवल की बात करें तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जज ही इनको हटा सकता है। फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होती, ये आपको याद रखना है, इसमें फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होती। एक बार चुन ले गए तो दोबारा नहीं चुने जाएंगे लगातार। ठीक है, पावर कैसी होती है? देखिए, ऑडिट द अकाउंट्स रिलेटेड टू कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। देखिए, इनका काम होता है अकाउंट्स जितने भी हैं हमारे इंडिया के या फिर स्टेट्स के, ठीक है, उनको ऑडिट करना। ये हमारे सीएजी का काम होता है। एडवाइजरी रोल होता है इनका, प्रेसिडेंट के एडवाइजरी जो कमेटी है उसमें ये होते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटीज़ फाइनल। ठीक है, अगर इनका सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है नेट प्रोसीड्स का टैक्स या ड्यूटी के लिए, तो वो फाइनल होता है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्शन कमीशन। देखिए, इलेक्शन कमीशन भी हमारी आर्टिकल 324 के अंदर आती है। ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए, इनका काम क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इसके अंदर। कुछ अलग भी कमिश्नरीज होती हैं जिनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका इलेक्शन कमीशन है, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? वो होता है 6 साल का या फिर 65 ईयर तक। कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। उनको रखेगा कौन? प्रेसिडेंट, और निकालेगा कौन? प्रेसिडेंट। फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है, अगर आगे आप दोबारा उन्हें चुनना चाहें तो चुन सकते हैं। पावर की बात करें तो इनके पास पावर होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की। ठीक है, लिमिट्स क्या है इनकी? पोल एक्सपेंशन में, देखिए लिमिट्स ऑन पोल एक्सपेंशन, इनकी कुछ लिमिट होती है पोल एक्सपेंशन के लिए। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो भी इन्हीं के अंडर आता है। इन्हीं के यहाँ जाके हमें करवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 280 में आपके फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक चेयरमैन होता है हमारा, ठीक है, जिसको पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस हो। 4 मेंबर होते हैं जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो इकोनॉमिक्स, अकाउंट और फाइनेंस की। ठीक है, अगर फर्दर अपॉइंटमेंट की बात करें तो वो बिल्कुल हो सकता है। पावर्स की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। देखिए, जितने भी नेट प्रोसीड्स आपके टैक्सेस वगैरह के बीच में होते हैं, जितना भी आपका डिवाइडेशन होता है टैक्सेस का, वो कौन करता है? फाइनेंस कमीशन आपकी करती है।
ठीक है। डिटरमाइन फैक्टर्स गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम। जितने भी ग्रांट्स होते हैं आपके स्टेट के, उनको कौन अप्रूव करता है? उनको करता है हमारा फाइनेंस कमीशन। टू मेक रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट एज टू मेजर नीडेड टू द augment and consolidate fund of a state to supplement the resources of panchayat and municipalities in the state on the basis of the recommendation made by the finance commission of the state। देखिए, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ही पंचायती और जो म्यूनसिपैलिटीज़ और स्टेट्स होती हैं उनको फंड रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्टेट इज फॉर्मुलेटिंग डिवोल्यूशन। देखिए, सीधे बात यह है कि हमारी कंट्री में जितना भी पैसों का लेन देन होता है और हम उसकी जानकारी रखते हैं, पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, फ़ंड बनाए जाते हैं, वो सब फाइनेंस कमीशन के हाथों में जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर एससी। देखिए, एससी एसटी के लिए जो नेशनल कमीशन होता है वो हमारा आर्टिकल 338 में एससी के लिए आता है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए। कंपोजिशन की बात करें तो देखिए, इसमें एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और 3 अदर्स और होते हैं। इनका जो टर्म की बात करें तो इनका 3 साल का टर्म होता है, जब तक प्रेसिडेंट रहता है तब तक, ठीक है। और रिमूवल भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। आगे अपॉइंटमेंट, फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। इनकी पावर की बात करें तो क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। क्वेसी जुडिशियल बॉडी, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये थोड़ा वर्ड ऐसे मिक्स कर जाते हैं ना, क्वेसी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। तो इसके अगर हम बात करें तो क्वेसी आपका जो जुडिशियल बॉडी होती है वो क्या होती है? देखिए, क्वेसी जुडिशियल बॉडी मतलब ये 2 भागों में बटी होती है। ये आपकी फेडरल भी होती है प्लस यूनियन भी होती है, ठीक है। कि मतलब आप ये कोई फैसला सुना सकते हैं पर इनके ऊपर भी कुछ पावर होंगी जो इस फैसले को बदल सकती हैं, ठीक है। इट मॉनिटर्स एंड रिपोर्ट्स वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड फॉर एससी, ठीक है। ये एक तरह से सेफ गार्ड की तरह काम करती है आपकी एससी के लिए, ठीक है। और इसी के अंदर आपके ओबीसी और एससी एसटी भी आते हैं। वाइल इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी ऑल हैज़ ऑल द पावर ऑफ सिविल कोड। देखिए, इनके पास क्या है, अगर ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करो तो इनके पास सारी पावर होती है किसी सिविल कोड के बराबर की। ऐसे ही आपका नेशनल कमीशन फॉर एसटी के लिए भी आता है। देखिए, आर्टिकल 338 में बिल्कुल वही है, इसका बिल्कुल सेम वही है जो मैंने ऊपर बताया, वही लिखा हुआ है। देखिए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन 3 और 3 साल का टाइम, ठीक है। प्लेजर ऑफ द ये और अपॉइंटमेंट दोबारा हो सकती है, क्वेसी जुडिशियल बॉडी, सब कुछ वही है जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया। उसके बाद आता है आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। देखिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का भी जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं वो भी आपके संविधान में दिए गए हैं, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, सीधे ये इनकी कमीशन का नाम है। आर्टिकल 350B के अंदर ये आते हैं, ठीक है। कंपोजिशन की अगर बात करूँ तो इसके अंदर एक आपका कमिश्नर होता है जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ होता है, ठीक है। अगर इनके टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो इनका टाइम पीरियड संविधान में कहीं नहीं दिया गया, बस ये दिया गया है कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक इन्हें रख सकता है। फर्दर अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो दोबारा हम इन्हें चुन सकते हैं। पावर्स इनके पास ज़्यादातर सारी पावर होती हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको बचाने के लिए, बिल्कुल SC ST के लिए जैसे होती हैं ऐसे ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को बचाते हैं। उसके बाद आपका आता है UPSC। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा UPSC ही पूछा जाता है। तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसके बारे में दिया गया है। कंपोजिशन की बात करूं तो इसके अंदर 9 से 11 मेंबर होते हैं चेयरमैन को मिला के, ठीक है। 65 साल की एज तक या 6 साल का इनका पूरा टाइम पीरियड होता है, ठीक। जो पहले हो जाए तो ये रिटायरमेंट इनका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्दर अपॉइंटमेंट की बात करें तो अगर ये एलिजिबल हैं SP SC के लिए, ठीक है, या फिर UPSC के लिए, तभी इनको दिया जाएगा। पर चेयरमैन ऑफ UPSC नॉट एलिजिबल फॉर अनदर टर्म, ठीक है। देखिए, अगर चेयरमैन आप बन गए तो चेयरमैन को दोबारा हम अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर पावर की बात करें तो इनके पास एडवाइजरी पावर होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट को एडवाइजरी पावर इनके पास होती है। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस की रिक्रूटमेंट ये कराते हैं। सेंट्रल सर्विस, पब्लिक सर्विस जो होती है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरीज़ में, इन सब का कौन देखता है? UPSC देखता है। उसके बाद लास्ट आपका आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करें तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 के अंदर ही आते हैं। बिल्कुल वही है, देखिए जैसा आपका UPSC के लिए था बिल्कुल वही है आपका ये स्टेट लेवल के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ख़त्म होता है। देखिए, मैंने आपको मेन था आपको इनके नाम याद रखने और आर्टिकल याद रखने, बस, और कोई ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें,
ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।